आज के टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है 5 साल 6 साल की उम्र में भी, और ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रही है। बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे मुख्य कारण अब मोबाइल और स्क्रीन का इतना ज़्यादा चलन हो चुका है कि छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल या स्क्रीन को लेके बैठा हुआ है। कुछ हमारे पेरेंट्स इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्हें बाहर की मैदान वगैरह या और घूमने की जगह अनहाइजीनिक लगने लगी हैं, जिससे कि वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे घर के अंदर ही खेल लें, जिसकी वजह से ये बहुत कोशिश आती जा रही है कि उनमें चश्मा आ रहा है। तो आज है हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जिनका टाइम लेने के लिए मुझे लग गए पूरे के पूरे 6 महीने। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आलोक महेश्वरी की, विट्रियो रेटिनल आई सर्जन। हेलो सर, आपका सबसे पहले बहुत ज्यादा स्वागत है यहाँ पे कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हमारी टीम को पूरे 6 महीने लग गए आपके से टाइम लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, सारी चीज़ें करी। कभी कभी व्यस्तता के कारण ऐसा हो जाता है कि समय देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी यथासंभव प्रयास होता है कि मैं समाज के लिए और अपने मरीजों के लिए पूरी तरह से अवेलेबल रहूं। सर, आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसका मेन पर्पस ये है कि जितनी भी भ्रांतियां हैं आंखों को लेके और आंखों की बीमारियों को लेके, उनको दूर किया जाए। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, तो उसे हम पूछना स्टार्ट करते हैं। और आप जो हमारी ऑडियंस है उनको सोल्यूशन दीजिए कि हाँ, ये जो चीज़ है, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो किस तरीके से ख़त्म की जा सकती हैं। तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है कि ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई। देखिए, एक डॉक्टर की जर्नी बहुत छोटी नहीं होती है, काफ़ी लंबी होती है और इसकी भूमिका शायद बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है। मेरे घर में हम 4 भाई-बहन थे और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे सबसे बड़े भाई ने डॉक्टर बनने का पूरे ख़ानदान में सपना देखा और उसके बाद मेहनत करके उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लिया। उसके बाद उनके पीछे-पीछे मेरी सिस्टर गईं, उन्होंने भी मेहनत करके सिलेक्शन लिया। सिस्टर एंड ब्रदर आपके दोनों डॉक्टर ही हैं। बड़े भाई और बहन दोनों डॉक्टर हैं और फिर मेरा भी पिताजी को थोड़ा लगने लगा कि इनको भी हम डॉक्टरी लाइन में निकाल सकते हैं और फिर हमने भी अपने बड़ों को, अग्रजों को देखा कि उन्होंने सफलतापूर्वक, उस समय सीपीएमटी हुआ करता था और उसको उन्होंने क्रैक किया और कॉलेजेस में एडमिशन लिए, तो उन्हीं के पीछे-पीछे मेरी भी लाइन आ गई। मतलब जो कहते हैं कि संगत का असर काम करता है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, आपकी संगति का असर काम किया, या जितने भी आपके सीनियर थे, ब्रदर थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हालाँकि हमारे घर में या हमारे पूरे ख़ानदान में हमारे बड़े भाई ही सबसे पहले डॉक्टर हुए और उससे पहले किसी ने, लेकिन हाँ, मेरा डॉक्टर बनना बस अपने भाई-बहनों के पीछे चलते रहने की कहानी है कि मैं बस उनके दिखाए हुए पथ को अनुसरण करता चला। फिर जब आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ आपके फ्यूचर में या करियर में ऐसा आया जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो? देखिए, कोई भी कंपटीशन, मैंने एडमिशन लिया था 1992 में और वो ज़माना ना तो मोबाइल का था, ना ही कंप्यूटर का था और उस समय सारे चैलेंजेस यही होते थे कि घर में आपको पढ़ाई करनी है और सारे चीज़ों का समाधान लेना है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ पे कि पहले से ही 2 बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, फाइनेंसेस भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जिसमें कि मैं सोचूं कि मुझे बड़ी-बड़ी कोचिंगों का सहारा मिल जाता। तो बट ऑब्वियस है, अपने भाई-बहनों के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी करी और उसके बाद मैंने वो सीपीएमटी को क्रैक किया। मुझे याद है कि मेरे वर्ष भी उस साल सीपीएमटी में थोड़ा धांधली की शिकायतें आई थीं और उस साल सीपीएमटी कैंसल होके दोबारा हुआ था और दोबारा होके नवंबर में होके और तब उसमें एडमिशन हुए थे। तो कठिन फ़ेज़ था काफ़ी और वो एक कठिन फ़ेज़ था। उसके बाद एक दूसरा कठिन फ़ेज़ आता है जबकि हम आप एमबीबीएस कंप्लीट करके पीजी के एडमिशन की तरफ जाते हैं। तब अगेन वो एक जितने छँटे हुए बच्चे होते हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है और उसके बाद आपको पीजी प्राप्त करनी होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर मेरे को वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना पड़ता है। सर, कहते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करते टाइम पे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो है ही है, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिशन में आना है और आज की तारीख में अगर आपको मैं कहूँ कि नीट में टोटल 23 लाख से प्लस बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज निकालना है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, आज के ज़माने में तो वैसे भी इंफॉर्मेशन
इतनी तेज़ी से अवेलेबल हो रही है कि उस इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना ही पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरा उस इन्फॉर्मेशन को याद रखेगा और वो आपसे लीड कर जाएगा। तो ये सच है कि हाँ 12 से 13 घंटे एक इंसान पढ़ता है अगर उसे डॉक्टर बनना है तो? जी, बिल्कुल ऐसा सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी मेडिकल लाइन को बिना पढ़े निकाल के एक सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर के तौर पे स्थापित नहीं हो सकता। ये असंभव है। सर एक चीज और देखी गई है कि आज के टाइम पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है, यानी कि 5 साल 6 साल की उम्र में भी, और ये चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रही है। तो इसका मेन एक रीजन क्या है कि इसी टाइम पे ये तेजी से इतने आगे बढ़ रही है? देखिए, बहुत सारे इसके कारण हैं, एक कारण नहीं है और उसमें सबसे मुख्य कारण जो आता है चीज़ें कि अब मोबाइल और स्क्रीन का इतना ज़्यादा चलन हो चुका है कि छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल या स्क्रीन को लेके बैठा हुआ है और मोबाइल और स्क्रीन का चार्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो बच्चा घर से बाहर भी निकलना भूल जाता है और घर के अंदर ही खेलने में उसे ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ हमारे पेरेंट्स इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्हें बाहर की मैदान वगैरह या और घूमने की जगह अनहाइजीनिक लगने लगी हैं, जिससे कि वो प्रेफ़र करते हैं कि बच्चे घर के अंदर ही खेल लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को दूर देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कोशिश आती जा रही है कि उनमें चश्मा आ रहा है। कुछ चीज़ें जेनेटिक्स पर भी आ रही हैं कि जेनेटिक्स वगैरह भी कुछ है, भई माँ-बाप को अगर चश्मा लगा हुआ है तो इस बात की बहुत संभावनाएँ हैं कि बच्चों को चश्मा आ जाएगा। ये मैसेज जेनजी मम्मियों के लिए है। जैसे कि आपने देखा कि सर बता रहे हैं कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आपकी आईसाइट वीक होती हैं और बच्चों की आईसाइट वीक होती हैं। तो मैं सर से ही जान लेता हूँ कि जेनजी मम्मियों के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? सर जो आजकल की जेनजी मम्मियाँ हैं, जो मोबाइल दे देती हैं बच्चों को कि काम कर रहे हैं, लगे रहें बच्चे, कार्टून देख रहे हैं और हम अपना काम कर लेंगे साइड में, उनके लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत कठिन समस्या है समाज की क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति बिज़ी है और अपने खाली समय में वो भी एंटरटेनमेंट चाहता है। जिसकी वजह से वो एक आसान रास्ता बच्चों को सँभालने का ये उसने चुन लिया है कि बच्चों को स्क्रीन दे दें या मोबाइल दे दें। और बच्चे भी स्क्रीन और मोबाइल में लगे रहते हैं जिससे कि वो बोलते नहीं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे सेटअप में आते हैं जो कि कहते हैं, डॉक्टर साहब आप इन्हें कह दीजिए कि ये मोबाइल ना देखें, स्क्रीन ना देखें, टीवी ना देखें। पहली बात तो बच्चा मेरे से 2 मिनट मिल रहा है। 99% वो आपके अपने साथ घर में है। मोबाइल में, स्क्रीन में या टीवी में, सब में पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आप पासवर्ड लगाते हैं और आप ही खोल के देते हैं। तो बच्चा हमारी कैसे सुनेगा और क्यों सुनेगा? पहली बात तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट माँ-बाप को होना होगा और जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि मेरी एक बार ज़िद करने पे मुझे को स्क्रीन मिल जाएगी या मुझे मोबाइल मिल जाएगा, तो वो उसका क्रम बढ़ जाता है। अगली बार अगर आप नहीं देंगे तो वो अपनी ज़िद का लेवल और बढ़ा लेगा और फिर आप टूट जाएँगे और तब आप दे देंगे। तो आपको मजबूरी में देना पड़ता है। तो अल्टीमेटली स्ट्रिक्टनेस आपको पहले दिन से ही रखनी पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बच्चे वही करते हैं जो माँ-बाप को देख रहे होते हैं, इसलिए अपने भी आपको मोबाइल को रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें कंट्रोल होंगी। और खाली वक़्त में बच्चों के साथ कुछ एंटरटेनिंग गेम्स वग़ैरह भी खेलने होंगे क्योंकि अगर बच्चा बैठा है, खाली है, तो वो आपका टाइम चाहेगा और ये चीज़ आपको उसके साथ करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी मम्मी हैं तो हमारा काम तो टेक का ही है और हम रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर पे रहते हैं। तो मेरी मम्मी भी मुझे डाँटती हैं, कहती हैं कि जाओ जाके बाहर पेड़-पौधे देखो, बाहर दूर का देखो। तो क्या इससे भी है कि हाँ, जब हमारी आईसाइट जो है, जैसे जो बच्चे हैं, वो जब मोबाइल पे देखते रहते हैं और सिर्फ़ पास से देखते रहते हैं तो उनकी दूर की जो नज़र है उस पे इफ़ेक्ट होता है? ये एकदम सही बात है और आजकल स्टडीज़ में ये प्रूफ भी हो रही है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहना और घर के ही कामों में और घर में ही खेलना और घर के ही चीज़ों में और स्क्रीन में, टीवी में और कंप्यूटर में लगे रहना, ये सब इन सब चीज़ों को इसीलिए ज़्यादातर बच्चों में आपको चश्मा लगा हुआ दिख रहा है। आजकल के बच्चे पतंग नहीं उड़ाते, आजकल के बच्चे छत पे जाके नहीं खेलते। जब हमें याद है जब छोटे थे तो पतंग भी उड़ती थी, पतंग के रंग भी गिने जाते थे और आकाश में कितनी चिड़ियाएँ उड़ रही हैं वो भी गिनी जाती थीं। ये सब सामान्य खेल हुआ करते थे लेकिन यही सारे सामान्य खेल हमारी नज़र को बेहतर बनाए हुए रहे हुए थे। आज के टाइम पे सब वीडियो गेम पे हो। अब आज के टाइम पे सबको बड़ी समस्या तो ये आ गई है कि पॉल्यूशन का सबके दिमाग में आ गया है, जिसकी वजह से बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते। मिट्टी में नहीं खेलने मिट्टी में नहीं खेलना है, धूल में नहीं खेलना है,
4 ऐसे खेल जिनमें कि धूल उड़ती है, उनसे आप बच्चों को दूर कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएँ बच्चों को अल्टीमेटली इस मायोपिया या चश्मे की तरफ बढ़ाती चली जा रही हैं। सर, एक डाउट पेरेंट्स का और रहता है कि अगर एक उनका कोई ऐसा बच्चा है जो 5 से 6 साल का है और उसको चश्मा लग गया है, तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसका जो चश्मे का नंबर है, वो वहीं पे पॉज़ हो जाए, बढ़े ना? ऐसा बहुत होता है क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं तो वो भी हम लोगों से एडवाइस माँगते हैं कि सर हम इसे कैसे रोकें? तो देखिए सबसे पहले जो मेरी एडवाइस होती है कि सबसे पहले तो इस बात में बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि आप बच्चे का चश्मे को रोकें, आप चश्मे को लगाइए क्योंकि चश्मा लगा के वो पूरा देख रहा है, अगर चश्मा नहीं लगाएगा तो पूरा नहीं देखेगा और जब देखेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? तो उसकी पढ़ाई भी अफ़ेक्टेड होगी, उसको मेंटल स्ट्रेस भी होगा और उसकी परफ़ॉर्मेंस अपने साथ के बच्चे से जो कि बेहतर देख रहा है, उससे उसकी कम हो जाएगी, तो धीरे-धीरे डल होता जाएगा। तो बेहतर है उसे पूरा फुल करेक्शन ऑफ ग्लासेस दें। सेकंड थिंग बच्चे को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें दिन में 1 से डेढ़ घंटा। उसको धूप में भी बाहर जाने के लिए कहें क्योंकि धूप वगैरह जो होता है वो आजकल स्टडीज़ में आया है विटामिन डी वगैरह को प्रमोट करता है। एटलीस्ट 2 घंटे जी। तो लेने चाहिए। जिससे कि विटामिन डी की डिफ़िशियंसी आजकल बच्चों में बहुत दिख रही है, जो ये सारी चीज़ों के लिए होता है। कुछ जेनेटिक्स कारण भी होते हैं जिसकी वजह से चश्मे होते हैं, तो उनको भी आप चश्मा लगा के ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक बार को बच्चा अच्छी रोशनी में पढ़ने लगे, बाहर की तरफ, तो धीरे-धीरे करके आप आगे जाके उसकी चश्मे के नंबर बढ़ने की प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। लेकिन ये बात रखना कि नहीं साहब हम 6 महीने लगा लेंगे, साल भर लगा लेंगे, उसके बाद चश्मा हट जाएगा, तो ऐसा मिथ को ना पालें क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 18-20 साल की उम्र में पहुँचने के बाद अब आजकल ऐसी सर्जरीज़ या ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जो कि चश्मे के नंबर को हटा देते हैं और तब आप अपना बिना चश्मे के साथ ही नॉर्मल लाइफ़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सर, क्या मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से परमानेंट आई डैमेज हो सकता है? देखिए, परमानेंट आई डैमेज तो मोबाइल के ऐसा कुछ अभी स्टडी नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन डेफ़िनेटली मोबाइल के एक्स्ट्रा यूज़ेज़ से या लॉन्ग यूज़ेज़ से प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चश्मे का नंबर लग रहा है। प्रॉब्लम इस बात में आ रही है कि जब आप स्क्रीन पे आँखें गड़ा के देखते रहते हैं, तो आपकी आई की मसल्स थक जाती हैं जिससे कि सर दर्द होता है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप लगातार देखते हैं तो ब्लिंकिंग आपकी कम हो जाती है, जिससे ड्राइनेस वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। जब आप इतनी तेज़ ब्राइट में रहते हैं तो शरीर में रेटिना के थ्रू ब्रेन में काफ़ी हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं जिससे कि आपकी नींद प्रभावित हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अल्टीमेटली आपके लाइफ़स्टाइल को, आपकी चीज़ों को प्रभावित करते हैं और आपके को परेशानी में डालते हैं। सर, जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो पेशेंट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और इंटरनेट पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आईसीएल टाइप की सर्जरी होती है, स्माइल टाइप की सर्जरी होती है, कोई सिल्क है या लेज़र सर्जरी है या लेसिक सर्जरी है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है? मतलब डिज़ीज़ से रिलेटेड हैं या फिर एक्चुअल में पेशेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ है कि ये किस टाइप की क्या सर्जरी है और कब करवाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, हालाँकि आपने शायद चश्मा हटाने वाली सर्जरी के लिए ही सारा पूछा है अभी। तो चश्मा हटाने के लिए बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि लैसिक होता है या स्माइल और सिल्क होता है या फिर आईसीएल होता है। देखिए, सारे ही मेथड में अल्टीमेटली चश्मा हटाने की ही प्रक्रिया की जाती है, पहली बात। दूसरा, ये सारे मेथड ही 18 साल के बाद ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि हमारे शरीर की ग्रोथ एक नॉर्मल लेवल पे पहुँच जाती है और हमारे चश्मे का नंबर बदलना बंद हो जाता है और एटलीस्ट हमारे पास 1 साल का रिकॉर्ड हो जिसमें कि चश्मे का नंबर नहीं बदल रहा है। लैसिक वगैरह में एक फ्लैप बनता है और फ्लैप बन के लेज़र द्वारा उस फ्लैप को रीशेपिंग की जाती है और उसके बाद फ्लैप को दोबारा रिपोज़िट कर दिया जाता है। ये एक लैसिक होता है और लैसिक यूजुअली जो होता है वो हम लोग 2 से 7-8 तक की पावर के लोगों को के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। उसके बाद स्माइल और सिल्क आता है। स्माइल में और सिल्क में फ्लैप नहीं बनाया जाता है, एक छोटी-सी पॉकेट बना के कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। अंदर से एक छोटा-सा पीस ऑफ कॉर्निया बाकायदे लेज़र से कट करके उसको निकाल दिया जाता है, उसकी रीशेपिंग करी जाती है। तो ये वाली चीज़ स्माइल होती है। ये भी बहुत सेफ़ है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और ये भी जो हमारी होती है वो नियर अबाउट हमारी
-2 से लेके -10 तक के पेशेंटों में ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा काजल यूज़ करती हैं और लेंसेज यूज़ करती हैं। तो ये जो लेंस यूज़ होता है अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए, एक गाना चला था, आपको याद होगा, मतलब नीली नीली आँख करके, ठीक है? मेरी ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज़ करती मैनू। तो उस गाने को सुनने के बाद जितने भी लड़कियाँ हैं वो लेंसेज़ लगाना स्टार्ट कर दी। कोई ब्लू कलर के लगा रहा है, कोई ब्राउन कलर के लगा रहा है, अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने के लिए। तो क्या ये लेंसेज़ भी इफ़ेक्ट करते हैं या फिर इसका कोई रोल नहीं है इफ़ेक्ट में? देखिए लेंसेज़ वग़ैरह जो हैं अगर आपके अच्छी कंपनी के हैं, आपने प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ यूज़ किए हैं, आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, तो इनको लगाने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का के लिए केयरलेस हैं, लगा के उन्हें सो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ये आपके लिए आँखों के लिए मुसीबत बन के खड़े हो जाएँगे। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप जो लेंसेज़ वग़ैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप पहले लगा लें, उसके बाद आप अपने आई मेकअप वग़ैरह को या चेहरे के मेकअप को करें। मेकअप करने के बाद या आई मेकअप करने के बाद लेंसेज़ को ना लगाएँ क्योंकि उससे इस बात का बहुत चांसेस होते हैं कि वो लिड मार्जिन को टच करते हुए आपके मेकअप को भी आँख के अंदर ले जाएँ और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें। आईलाइनर और ये जो काजल यूज़ होते हैं, क्या इनसे भी इफ़ेक्ट होता है? नहीं, देखिए आईलाइनर या ये कोई भी आँख एक इतनी नाज़ुक संरचना है कि हम आँख में कोई ड्रॉप डालने से भी 10 बार पहले उसे मेडिकल परीक्षण करते हैं। हम उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, कम से कम 2-3 साल उस दवा का परीक्षण होता है, उसके बाद वो आँख में डालने लायक बनाई जाती है। आजकल तो ऐसी आई ड्रॉप्स भी आने लगी हैं जिनमें कि प्रिज़र्वेटिव नहीं यूज़ किया जा रहा क्योंकि प्रिज़र्वेटिव के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो लेकिन हम जब कॉस्मेटिक की बात करते हैं, उस समय हम ये बात भूल जाते हैं। हम जिस समय डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो उस समय डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेते हैं, सर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे? लेकिन जब हम आई का मेकअप कर रहे हैं, तब जो हम आईलाइनर बगल वाले से माँग के लगा ले रहे हैं, उसका यूज़ किया हुआ, तब हम भूल जाते हैं कि हमने यूज़ किया हुआ है तो हम उसको कर रहे हैं। या हम उसको यूज़ करने के बाद खुला छोड़ के ही चले गए और उसके बाद अब उसका कैप ही नहीं है और वो अब इन्फेक्टेड हो रहा है और हम अगली बार नेक्स्ट उसे बस एक टिश्यू पेपर से पोंछ के और हमने उसे दोबारा यूज़ कर लिया। तो ये सब प्रैक्टिसेस ना करें क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली हार्मफुल हैं। मैं इसमें पर्सनली अगर मैं कहूँ तो बहुत बिलीव नहीं करता हूँ कि आप किसी भी केमिकल को आँख के पास अननेसेसरी यूज़ करें। अगर यूज़ करते भी हैं तो अपनी वाटरशेड लाइन जो है उससे बाहर के ही तरफ यूज़ करें, बहुत भीतर की तरफ ना जाएँ और इस बात को भी ध्यान रखें कि सोने से पहले मेकअप को पूरी तरह से हटाएँ। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप लगा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहले लगाएँ फिर मेकअप लगाएँ और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस हटा रहे हैं तो भी पहले मेकअप को हटा लें अपना क्लींजर से, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस हटाएँ, जिससे कि कॉन्टैक्ट लेंस क्लीन रहे और आगे आपके लिए प्रॉपर्ली आप यूज़ कर सकें। जो दर्शक हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें या आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो वो कहाँ आ सकते हैं? और अगर वो आपकी एरिया से दूर हैं, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट करें? देखिए, मैं लखनऊ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। श्री हरिकमल नेत्र निलयम एंड लेज़र सेंटर करके मेरा अलीगंज में अपना सेटअप है गुलाचीन मंदिर के ठीक बगल में मेन रोड पर। आप वहाँ पे आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं और वहाँ का मैं नंबर आपको बता सकता हूँ 9651764849। तो आप इस नंबर पे बात करके और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं सवेरे 11 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक पेशेंट्स देखता हूँ। आप आके आप दिखा और सकते सर हैं। अगर कोई आपसे ऑनलाइन थोड़ा सजेशन लेना चाहे या फिर ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहे और वो थोड़ा दूर पे रहता है, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकता है? आप इस नंबर पे अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आप लिंक जनरेट करवा सकते हैं और उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑन शेड्यूल टाइम पे आपके साथ कर सकता हूँ। लास्ट में सर मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को कोई अगर मैसेज देना चाहें, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं बड़ों को ही मैसेज दूँगा क्योंकि बच्चे सिर्फ़ बड़ों का अनुसरण करते हैं। बड़ों को अपनी वो हैबिट्स को अच्छा करना चाहिए कि वो अपने मोबाइल को एक लिमिटेड समय तक देखें। प्रॉपर तरीके से बैठ के या प्रॉपर लाइट में या प्रॉपर
प्रिकॉशंस के साथ देखें। और बच्चे अगर खाली हों तो उस समय अपने आप को मोबाइल में एंगेज ना करें। बेहतर ये है कि फैमिली टाइम बनाते हुए उसमें फैमिली में समय दें, जिससे कि बच्चा खुद ही मोबाइल में इतना एंगेज ना हो। बच्चों को परमिशन दीजिए मोबाइल देखने की, लेकिन 8 साल से छोटे बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा की परमिशन नहीं होनी चाहिए टोटल स्क्रीन टाइम की। WHO ने भी इसे रिकमेंड किया है और इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कभी भी बिना पूछे दवाइयाँ ना डालें मेडिकल स्टोर से लेके, डॉक्टर को दिखाकर ही दवाइयाँ लें, इसमें ही आपका भला है। और अगर चश्मे का नंबर बार-बार बदल रहा है तो इस बात को ध्यान रखें, फिर चश्मे वाले के यहीं से जाके ना रुक जाएँ, डॉक्टर को दिखा लें। क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आपको समस्या हो रही हो जिसका कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसका कि आप ध्यान रखेंगे तो समय के साथ चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही चीज़ बताई है और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो। आई होप आप लोगों का जो ये पॉडकास्ट है, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आगे भी पॉडकास्ट आते रहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहें।